नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी 311 के अंदर फसलों और भंडारण में लगने वाले जो हानिकारक जो कीट होते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये फसलों और भंडारण में जो लगने वाले जो प्रमुख हानिकारक कीट होते हैं उनका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आधारित रहेगा। यानी कि जो आज का जो सेशन रहेगा पूर्ण रूप से सभी फसलों एवं भंडारण में जो कीट लगते हैं उनके जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं उनको हम किस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं उन पर आधारित रहेगा। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे जो एग्जाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें तो पूरा स्किप मत करना, इसको बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना ताकि आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हमें एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो उसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर होता है या जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फसलों एवं भंडारण के प्रमुख हानिकारक कीट। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि एंटोमोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी किसे कौन होते हैं और साथ ही साथ इंसेक्ट किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? तो विलियम किर्बी को हम कीट विज्ञान का पितामह कहते हैं। और कीट किसे कहते हैं? तो ऐसा जीव या इंसेक्ट जिनके ऊपर वे ऑर्थोपोडा संघ के जीव जिनके शरीर के ऊपर काइटिन का आवरण पाया जाता है, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है और जिनमें 3 जोड़ी टांगे व 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्थोपोडा संघ के जीवों को हम कीट के नाम से जानते हैं। ये कीट की परिभाषा होती है। और एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार कंप्लीट हो रही है, उसमें मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का हो रहा है, फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, उसका हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कीट विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो ये होते हैं इसकी परिभाषा। और ये आप थोड़ा याद रखना, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो विलियम किर्बी को कहते हैं। हो सकता है न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड स्टोरेज पेस्ट, जो हमारे फसलों के जो कीट हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इसका एक क्लासिफिकेशन देखेंगे ये हमारे मेटामॉर्फोसिस के आधार पर देखेंगे कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। क्योंकि हम अगर ये दोनों चीज़ देख लेंगे तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपके जो इंसेक्ट है, सारे इंसेक्ट हार्मफुल जो इंसेक्ट हैं उनमें से एक जो छोटा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट एंड स्टोरेज पेस्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेटामॉर्फोसिस को हम कायांतरण के नाम से जानते हैं। साथियों, किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कायांतरण के नाम से जानते हैं। कायांतरण क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। कायांतरण का अर्थ होता है भ्रूण, इसका जो अर्थ होता है कायांतरण का यानी भ्रूण विकास के बाद की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, यानी कायांतरण के नाम से जानते हैं। तो कायांतरण क्या होता है? तो वह क्रिया जो किसके बाद होती है? भ्रूण विकास के बाद। यानी कि अगर भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण विकास के बाद किसका निर्माण होता है? कायांतरण का निर्माण होता है। कायांतरण कहते हैं किसे? तो भ्रूण विकास के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कायांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जो कायांतरण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कायांतरण कितने प्रकार का होता है? तो साथियों, ये कायांतरण 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। कायांतरण 2 प्रकार का होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो कायांतरण कौन कौन सा? एक तो होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और एक होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। हिंदी वाले इसको बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण कायांतरण। और इंग्लिश ये हो जाएगा अपूर्ण कायांतरण। ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हो सकता है आपको पता है लेकिन ये चीज़ें हमको याद रखनी है। पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण। ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी भी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो उसके अंदर या तो 3 स्टेज होती है या फिर 4 स्टेज होती है। तो आपके जो हानिकारक इंसेक्ट है उसके अंदर आपको अगर ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है तो आपका एक छोटा सा टॉपिक कवर हो जाएगा, ताकि आप अगर इसके बारे में शुरुआत से पता चल जाएगा तो आप एग्जाम के अंदर इसको आसानी से इसके बारे में अगर कोई कीट के बारे में आता है तो आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं और अपूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं। तो जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा कीट जिसके जीवन चक्र में कितनी 4 अवस्थाएं पाई जाती हो, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसे हम पूर्ण कायांतरण या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा इंसेक्ट जिसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी वो हम आगे देखेंगे, तो उसे हम पूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। और ऐसा इंसेक्ट जिसके जीवन चक्र में कितनी 3 अवस्थाएँ पाई जाती हैं, जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, उसे हम अपूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती। तो अंडा से क्या बनता है? लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा, और प्यूपा से बनता है वयस्क। अगर ऐसा कोई कीट है जिसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जा रही है उसे हम पूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? तो इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होगी। अंडा तो हो गई होगा, निम्फ और वयस्क।
निम्फ और वयस्क, ठीक है ना। और कहीं कहीं जगह कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन चक्र में केवल 2 अवस्थाएं होती हैं, फिर भी उसमें अपूर्ण काइंदन पाया जाता है। जैसे हम बात करें महिला की बात करें तो महिला में क्या होता है, तो जो ये अंडा होता है, अंडे से डायरेक्ट किस में बदल जाता है, या वयस्क में बदल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी स्टेज भी उसके अंदर आती है जिसमें अंडे का फॉर्मेशन, अंडे का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाता है, डायरेक्ट निम्फ बनता है और निम्फ से डायरेक्ट वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ठीक है ना। अब हम इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण, या फिर अगर आपसे कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में डिफरेंस आए तो इसमें आप लिखना, इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती है, इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर इसमें और डिफरेंस जानना चाहते हो आप तो इसमें हो जाएगा हमारे नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें जो प्यूपा जो अवस्था होती है, प्यूपा उपस्थित होता है, क्योंकि इसके अंदर प्यूपा स्टेज पाई जाती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, प्यूपा अनुपस्थित होती है। प्यूपा अवस्था क्या होती है, अनुपस्थित होती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, इसमें प्यूपा उपस्थित तो होता है लेकिन ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है ना। जो ये प्यूपा होता है ये उपस्थित होता है लेकिन किस प्रकार का होता है, निष्क्रिय होता है, यानी कि किसी काम का नहीं होता है, ये सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है, ठीक है ना। और इसमें नहीं पाया जाता है तो यह किसी में अब्सेंट होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। ये इसके कुछ डिफरेंट होते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या एग्जाम्पल आते हैं और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे हम बढ़ें यदि, तो अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अगर हमें एग्जांपल देखने हैं तो सबसे पहले हमें उन एग्जांपल्स को देखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला, वो ट्रिक आप याद रखना। उस ट्रिक के अंदर हमारे जो थर्ड ईयर का जो प्रथम सेमेस्टर है उसके अंदर जो हमारे इंसेक्ट दे रखे हैं वो लगभग 72 इंसेक्ट दे रखे हैं। टोटल हमारे जो सिलेबस में 72 इंसेक्ट जो दे रखे हैं वो ये के सारे इंसेक्ट उस ट्रिक के अंदर आ जाएंगे, यानी कि उन इंसेक्ट की क्या ऑर्डर होंगे वो सारे आपको इसमें पता चल जाएगा। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख रहा हूँ, LDH स्क्वायर कोटीन, LDH स्क्वायर कोटीन, ये ट्रिक लिखने वाला ये ट्रिक है, ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो कृषि महत्व के जो ऑर्डर हैं वो ये 9 हमारे कृषि महत्व के ऑर्डर है। कौन कौन से होते हैं, इनके नाम की चर्चा करें तो पहला लेपिडोप्टेरा, दूसरा डिप्टेरा, तीसरा हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा, और एक एज का अर्थ हो जाएगा हेमियोप्टेरा, ठीक है ना। सी से हो जाएगा हमारे कोलियोप्टेरा, ओ से ऑर्थोप्टेरा, टी से हो जाएगा थाइसेनोप्टेरा, आई से आइसोप्टेरा और एन से हो जाएगा न्यूरोप्टेरा। इनके बारे में अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर इन ऑर्डर में से कौन से इंसेक्ट दे रखे हैं उनके बारे में अभी हम सेपरेट चर्चा करेंगे, ताकि हमको इसमें डिटेल से पता चल जाएगी कि हमारे इंसेक्ट का जो इंसेक्ट दे रखे हैं सिलेबस के अंदर वो कौन कौन से दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक होती है। तो इनमें से हम चर्चा करते हैं। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक था, इम्स वैज्ञानिक। इन वैज्ञानिकों ने पंखों के आधार पर, किसके आधार पर, पंखों के आधार पर कीटों को 2 भागों में बांटा था। और ये इम्स ने जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था 29 ऑर्डर में दिया था, यानी कि कीटों को इन्होंने 29 ऑर्डर के अंदर विभाजित किया था। किसके आधार पर, पंखों के आधार पर, ये हमको याद रखना है। जिसमें इन्होंने विभाजित किया था पंखों के आधार पर 2 भागों में किया था। एक तो किया था टेरिगोटा और एक किया था ए टेरिगोटा, जिसके अंदर हम बात करें जो हमारे ये टेरिगोटा है उसके अंदर 4 ऑर्डर रखे गए थे, और जो हमारे टेरिगोटा है यानी कि पंखयुक्त और पंखविहीन, उसके अंदर पंखयुक्त के अंदर 25 ऑर्डर रखे और पंखविहीन के अंदर 4 ऑर्डर रखे गए थे। जिनमें से हम बात करें 25 ऑर्डर रखे गए थे, उसमें से हमारे कृषि महत्व के जो इंसेक्ट है वो कितने इंसेक्ट है, 9 इंसेक्ट है। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न आ सकता है कि इम्स के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था, प्रथम प्रश्न। नंबर 2 आ सकता है इम्स के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो उनमें से कृषि महत्व के कितने ऑर्डर हैं या कितने गण हैं, ये हमको याद रखना है। तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 9 ऑर्डर हो जाएंगे। और कौन कौन से, ये सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है, LDH स्क्वायर कोटीन, इसके अंदर आपके सारे इंसेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनमें से कौन, ये जो 9 ऑर्डर दे रखे हैं इन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है। इनमें से अब हम देखते हैं कि इन 9 ऑर्डर में किसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और किसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो ये हम चर्चा करते हैं। तो एक तरफ तो आ जाएगा इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरी तरफ आ जाएगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की इसमें बात करें हम यदि साथियों, तो इसमें आ जाएगा लेपिडोप्टेरा, ठीक है ना। केवल अभी नाम सुने पर्टिकुलर लेपिडोप्टेरा के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि इसके अंदर आपके सिलेबस में लगभग 20 इंसेक्ट दे रखे हैं। तो उन 20 के 20 इंसेक्ट को हम एक साथ में देखेंगे जब हम लेपिडोप्टेरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा लेपिडोप्टेरा आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा डिप्टेरा, और एक आ जाएगा कोलियोप्टेरा, ठीक है ना। कोलियोप्टेरा, जिसमें से हम बात करें आपके सिलेबस के अंदर जो दे रखा है, लेपिडोप्टेरा के 20 इंसेक्ट दे रखे हैं, कोलियोप्टेरा के लगभग 10 इंसेक्ट दे रखे हैं और डिप्टेरा के दे रखे हैं लगभग ये भी 9 से 10 दे रखे हैं। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। इनके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे, अभी आप टेंशन मत लेना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसमें कौन सा आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे एक तो आइसोप्टेरा ऑर्डर आ जाएगा, एक आ जाएगा इसमें ऑर्थोप्टेरा और एक आ जाएगा इसमें हमारा हेमियोप्टेरा,
हेमियोप्टेरा, ठीक है ना। ये हमारे 3 इसके अंदर आ जाएंगे और 3 इसके अंदर आ जाएंगे, ये हमको याद रखना है। बाकी के जो शेष 3 बचे हुए हैं वो ज़्यादातर हमारे, हम बात करें कोई तो परपक्षी के रूप में आता है और कोई आता है जो हमारे ज़्यादातर जो अंडा परजीवी जो होते हैं या परजीवी पैरासिटोड जो होते हैं उसके लिए वो फैमिली आती है। जैसे हम बात करें हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, इसके अंदर ज़्यादातर जो हमारे पैरासिटोड होते हैं वो बिलोंग करते हैं। और न्यूरोप्टेरा की बात करें तो न्यूरोप्टेरा के अंदर ज़्यादातर प्रीडेटर यानी परपक्षी इसके अंदर आते हैं, ये हमको याद रखना है। और हमारे जो 72 जो इंसेक्ट दे रखे हैं, 72 इंसेक्ट ज़्यादातर इन 6 ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बात करें 72 में से 20 जो इंसेक्ट है वो लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, 9 से 10 डिप्टेरा से, कोलियोप्टेरा में 10, और आइसोप्टेरा के अंदर हमारे दीमक आ जाता है, और ऑटोप्टेरा के अंदर हमारे टिड्डी ग्रासहोपर आ जाते हैं, और हेमियोप्टेरा के अंदर आते हैं लगभग 10 के आसपास इंसेक्ट इससे बिलोंग करते हैं। और जो हमारा थाइसेनोप्टेरा है इसके अंदर थ्रिप्स आता है, तो थ्रिप्स की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, तो थ्रिप्स के नाम पर ही उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे हम बात करें मिर्च का थ्रिप्स हो गया, लहसुन का और प्याज का थ्रिप्स हो गया, तो ये अलग अलग भागों में बांटा जाता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट ऑफ हमारे जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेपिडोप्टेरा किसके अंदर आता है कि और कौन सा किसके अंदर आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ के चर्चा करते हैं अब कि ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के आधार पर हम एक एक ऑर्डर को लेते हैं, इसकी क्या खासियत होती है, इसकी हार्मफुल स्टेज कौन सी होती है, नुकसान की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, और हमारे सिलेबस के अंदर कितने इसके इंसेक्ट दे रखे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर हम सभी इंसेक्ट को एक साथ में पढ़ेंगे तो हमें हो सकता है कुछ चीज़ें उनमें से कॉमन चीज़ें याद हो जाए और एग्जाम के अंदर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम सेपरेट सभी को अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, साइंटिफिक नेम भी याद नहीं होंगे, और साथ ही साथ में जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है, हार्मफुल स्टेज, जो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, वो भी हमें याद नहीं होगी और हमें कन्फ्यूजन होगा। तो हम इन सभी चीज़ों को एक साथ में लेकर चलेंगे ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो और हमारा एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न आएंगे उसके जवाब हम अच्छी तरह से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम जो ट्रिक है LDH स्क्वायर कोटिंग उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो ट्रिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्रिक क्या थी, ट्रिक है हमारी, ट्रिक को मैं साइड में लिख देता हूँ, LDH स्क्वायर कोटीन, ठीक है ना। LDH स्क्वायर कोटीन ये हमारी ट्रिक है। इसी के अंदर हमारे 72 जो इंसेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेज के मैं नाम बताने वाला हूँ। जैसे हमने अभी कंप्लीट और इनकम्प्लीट के अंदर देखा था अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, और इनकम्प्लीट के अंदर हमने देखा था अंडा और नींप और वयस्क, ठीक है ना। तो किसके अंदर लार्वा का और दूसरा नाम से जाना जाता है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर अन्य जानकारी। ये अन्य जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो डिप्टेरा होता है, डिप्टेरा के अंदर जो लार्वा अवस्था होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। कोलियोप्टेरा फैमिली के अंदर, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो हमारे कैटरपिलर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, या फिर कैटरपिलर के और अन्य नाम क्या है, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एक लार्वा, ठीक है ना। जो लार्वा जो अवस्था होती है इसके अन्य नाम क्या है, यानी कि अगर कई जगह लार्वा मिलती है तो वो तो आप कर लोगे, लेकिन हो सकता है कई जगह इसको लार्वा की जगह और शब्द भी लिखे हुए मिलते हैं, तो उसके बारे में हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लार्वा की बात करें तो लार्वा को कैटरपिलर, कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। लार्वा को ही सुंडी के नाम से जाना जाता है। जो लार्वा होती है उसी लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ग्रब के नाम से जाना जाता है। इसी को भ्रंग के नाम से जाना जाता है। इसी को हमारे मैगट के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके 5 उपनाम होते हैं लार्वा के, कैटरपिलर, सुंडी, ग्रब, भ्रंग और मैगट, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं जो लार्वा जो अवस्था होती है ये किस किस ऑर्डर के अंदर जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर ऑर्डर के नाम ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर की बात करें लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर हो जाएगा कौन सा, लेपिडोप्टेरा, ठीक है ना। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो लेपिडोप्टेरा के अंदर जो लार्वा जो अवस्था होती है, और हमने इससे पहले देखा था जो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो लार्वा जो अवस्था होती है इसको 3 नाम से जाना जाता है। इसके अंदर लार्वा को लार्वा भी कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं, कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है, और एक जाना जाता है इसको सुंडी के नाम से, ठीक है ना। सुंडी के नाम से जाना जाता है। ये तो जो लार्वा होती है उसको लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर इसको 3 नामों से जाना जाता है। अगर ऑर्डर की बात करें यहाँ पर आ जाए कोलियोप्टेरा, कौन सा, कोलियोप्टेरा की बात करें तो कोलियोप्टेरा के अंदर जो लार्वा होती हैं उस कोलियोप्टेरा के अंदर लार्वा को किसके नाम से जाना जाता है, ग्रब व भ्रंग के नाम से जाना जाता है। या फिर आपको ग्रब भी मिल सकता है या फिर भ्रंग भी मिल सकता है, या फिर इसमें हम बात करें बीटल,
ठीक है ना। कहीं कहीं जगह बीटल भी लिखते हैं, लेकिन आपको केवल ग्रब और भ्रंग याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, जो लार्वा होती हैं उसी को डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो लार्वा जो होती है, जो ये हमारी कैटरपिलर है, इसी कैटरपिलर को जो डिप्टेरा ऑर्डर है इसके अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? मैगट के अंदर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैगट के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखना, मैगट के अंदर क्या अनुपस्थित होती है? जो टांगे होती है जो अनुपस्थित होती है, टांगे इसमें नहीं पाई जाती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। और डिफरेंट आया हुआ भी है कि एक तो मैगट के अंदर मैगट और निम्फ, इनमें डिफरेंट आया है कि मैगट और निम्फ में क्या डिफरेंट होता है ये हमको लिखना है, या फिर हो सकता है मैगट और जो लार्वा होती है इसमें डिफरेंट आ सकता है, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि एक आपको डिफरेंट तो इसमें पता चल रहा होगा कि मैगट और अगर लार्वा में डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले बात करें मैगट क्या होती है, तो मैगट डिप्टेरा के अंदर इसको मैगट के नाम से जानते हैं, और जो लार्वा होती है लार्वा को लेपिडोप्टेरा के अंदर हम दूसरी स्टेज कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। इसमें टांगे उपस्थित होती है, इसमें सॉरी टांगे अनुपस्थित होती है, इसमें टांगे अनुपस्थित नहीं होती हैं। और दूसरा हो जाएगा यह डिप्टेरा गण के अंदर आती हैं और यह लेपिडोप्टेरा गण के अंदर आती है। नंबर फोर्थ बात करें, जो मैगट जो होती है यह कुछ आप फसल का उदाहरण देकर या किसी कीट का नाम देकर इसको बता सकते हो, तो ये 4 से 5 इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट बन जाएंगे। तो ये होता है अन्य जानकारी के अंदर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। जो लार्वा होती है इसी को कैटरपिलर, सुंडी, ग्रब, भ्रंग, मैगट के नाम से जानते हैं। और ऑर्डर की बात करें तो जो लार्वा होती है इसी को लेपिडोप्टेरा के अंदर 3 नाम से जाना जाता है, कोलियोप्टेरा के अंदर ग्रब, भ्रंग के नाम से जाना जाता है, और डिप्टेरा के अंदर मैगट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर टांगे अनुपस्थित होती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसके बाद हम चर्चा करते हैं निम्फ, ठीक है ना। निम्फ के बारे में हम चर्चा करते हैं। निम्फ क्या होती है, तो अपूर्ण कायांतर के अंदर जो लार्वा जो अवस्था होती है उसको हम निम्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जो निम्फ होती है ये, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको निम्फ को अर्बक, निम्फ को अर्बक के नाम से भी जाना जाता है, और एक जाना जाता है इसको शिशु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये 2 नाम से जाना जाता है। और जो ये निम्फ होता है ये किस ऑर्डर में जाना जाता है, इसको किस ऑर्डर में, तो अपूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण रखने वाले, अपूर्ण कायांतरण रखने वाले सारे गण, ठीक है ना। जिसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा उसके अंदर जो निम्फ होगी उसको या तो अर्बक भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर शिशु भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है ना। जैसे हम बात करें अपूर्ण कायांतरण रखने वाले कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, जैसे हम बात करें आइसोप्टेरा हो गया, आर्थोप्टेरा हो गया, और एक हो जाएगा हमारा हेमियोप्टेरा हो जाएगा, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को पता चल गया होगा कि कैटरपिलर के और कितने नाम होते हैं, अन्य नाम होते हैं, किस ऑर्डर के अंदर उसको किस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है और किसके अंदर उसको अदर नाम से जाना जाता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। अगर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम हमारी जो ट्रिक है इस ट्रिक के ऊपर लोड कराते हैं, ठीक है ना। ट्रिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब ट्रिक के अंदर जो हमारा पहला जो ऑर्डर दे रखा है, नंबर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो नंबर फर्स्ट दे रखा है एल से हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा हो जाएगा। इसके बारे में हमको 4 से 5 बातें पता होनी चाहिए, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट बात करें, हम एक एक करके इसमें चर्चा करते हैं। अब इसमें साथ साथ में आप भी बताते हुए चलिएगा, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। नंबर फर्स्ट बात करेंगे हम अवस्था के बारे में, यानी कि इसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है ना। नंबर सेकंड बात करेंगे हम इसकी हानिकारक अवस्थाएं, हानिकारक अवस्था कौन सी, ठीक है ना। इसके नंबर फर्स्ट बात करेंगे इसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है उसके बारे में। नंबर सेकंड बात करेंगे हानिकारक अवस्था क्या हो जाएगी इसकी। नंबर थर्ड बात करेंगे इसके अंदर कायांतरण कौन सा होगा, कायांतरण कौन सा होगा। नंबर फिफ्थ पर बात करेंगे इसके उदाहरण, नंबर फोर्थ पर बात करेंगे इसके उदाहरण कौन से हैं। इससे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से माउथ पार्ट या मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है ना, मुखांग। और नंबर फिफ्थ पर बात करेंगे हम इसके उदाहरण को क्या क्या, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये 5 पॉइंट आपको किसी भी ऑर्डर के बारे में पता है, उसके अंदर अवस्था किस प्रकार की, उसके अंदर हानिकारक अवस्था कौन सी है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट माउथ पार्ट किस प्रकार के हैं, और इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे। तो अगर ये 5 बातें आपको पता हैं किसी भी इंसेक्ट के बारे में या ऑर्डर के बारे में, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके जो सिलेबस के अंदर जो हार्मफुल इंसेक्ट दे रखे हैं क्रॉप के, ऑर्नामेंटल क्रॉप के और फ्रूट ट्री के, और साथ में आपके दे रखे हैं स्टोरेज पेस्ट, जितने भी दे रखे हैं उनमें से आप 50% काम आपका उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना काम हो जाएगा, 50% काम हो जाएगा। तो सभी इसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो इसके अंदर जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है साथियों, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4 अवस्थाएं पाई जाती है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, वही होगी अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो लार्वा होती है वो हानिकारक अवस्था होती है। नेक्स्ट बात करें हम जो
प्यूपा होती है वो निष्क्रिय अवस्था होती है, और जो एडल्ट होते हैं वो मैटिंग करके अंडे का देने का कार्य करते हैं, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें हानिकारक अवस्था, तो जो लेपिडोप्टेरा जो फैमिली होती है इसकी जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो होती है हमारे लार्वा अवस्था होती है। लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ग्रब के नाम से भी जानते हैं, ब्रंग और मैगट के नाम से जानते हैं, ये हमने पिछले स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट बात करें कायांतरण किस प्रकार का होता है, तो इसमें पूर्ण कायांतरण होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा होता है, पूर्ण कायांतरण होता है, ये भी याद है, हमने पिछले चर्चा की थी हमने। नेक्स्ट बात करते हैं मुखांग। मुखांग की बात करें तो माउथ पार्ट किस प्रकार के होते हैं। जनरली अगर आपने फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ा होगा, अगर फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर आता है उसके अंदर हमारे एंटोमोलॉजी उसके अंदर लगता है, तो उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के अंदर जो भी इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो जनरली जो मुखांग होते हैं इनको कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है इसके अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप वाले, और एक 6 भागों में बांटा जाता है बाइटिंग एंड च्यूइंग वाले, एक हो जाएगा पियरिंग एंड सकिंग टाइप के, एक हो जाएगा सकिंग टाइप के हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे लैंपिंग एंड च्यूइंग टाइप के। तो ये अलग अलग प्रकार के मुखांग होते हैं, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम बात करें जो इसके अंदर जो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसके अंदर मुखांग कौन से पाए जाते हैं, तो इसके अंदर पाए जाएंगे काटने एवं चबाने वाले, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, ठीक है ना, टाइप के इसके अंदर मुखांग पाए जाते हैं। तो शॉर्ट में इसको हम बी एंड सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बी एंड सी के यानी कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं, यानी कि काटने एवं चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो ये जैसे हम बात करें जो इसकी हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, लार्वा स्टेज होती है, ठीक है ना। लार्वा जो अवस्था होती है वो अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग नुकसान पहुंचाती है। जैसे हम बात करें कई फसलों में लीफ को नुकसान पहुंचाती है, कहीं पर वो हमारा जो पॉड होती है फली होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, कई जगह स्टेम को नुकसान पहुंचाती है। तो उसको अलग अलग आधार पर नाम अलग अलग जानते हैं। लेकिन जो डैमेज का जो सिम्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लार्वा अवस्था से स्टार्ट होता है। उसके जो मुखांग होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, और यही क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो 2 पॉइंट तो आपको यही कवर हो जाने चाहिए। अगर आपके सिलेबस में जो 20 इंसेक्ट दे रखे हैं, अभी हम चर्चा करेंगे उनके बारे में अभी। तो अगर 20 इंसेक्ट आते हैं तो उसके अंदर 2 लाइन तो आपको कॉमन लिखनी है। नेचर ऑफ डैमेज आ जाता है तो उसके अंदर लिखनी है नंबर फर्स्ट लेपिडोप्टेरा, इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो लार्वा होती है। इसके मुखांग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के पाए जाते हैं, तो ये पत्ती को नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले कोमल भागों को काट कर अपने जो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं वहाँ से खाना स्टार्ट करती हैं, और उसके बाद में यह धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें मोल्टिंग होती जाती है तो वह आगे से आगे संख्या बढ़ती जाती है। तो वो धीरे धीरे और कोमल भागों से फिर बढ़ती हुई वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, स्टेम को नुकसान पहुंचाती है, और धीरे धीरे इस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाने लग जाती है, ठीक है ना। ये इसके नेचर ऑफ डैमेज होते हैं। कॉमन जो नेचर ऑफ डैमेज होता है वो ये होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इसके उदाहरण की। तो हमारे सिलेबस के अंदर कितने इंसेक्ट दे रखे हैं, 20 इंसेक्ट दे रखे हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। कितने दे रखे हैं, 20 इंसेक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं अब वो इंसेक्ट के सभी के नाम लिख देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिख देता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि उन सभी इंसेक्ट के अंदर ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन आएगी, ठीक है ना। जैसे हम साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं, इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर 5-6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल है। इनके अलावा सेम इनका जो नेचर ऑफ डैमेज होता है वो इनके समरूप जो इंसेक्ट होते हैं उनका भी नेचर ऑफ डैमेज होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर सबसे पहला हमारा कौन सा, पीला तना छेदक। अब ये जो पीला तना छेदक होता है, जो ये धान का भी होता है, साथ साथ में गेहूँ का भी तना छेदक होता है। तो जिस प्रकार से गेहूं में नुकसान पहुंचाएगा उसी प्रकार ये चावल के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। तो हम बात करें चावल का पीला तना छेदक की, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है सीरफोफेका इंसेर्टुलस होता है, ये हमको याद रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम, तना छेदक किसका हो जाएगा, मक्का का और गन्ने का। मक्का और गन्ने का जो स्टेम बोरर होता है, ये लगभग इनका जो नेचर ऑफ डैमेज होता है सेम होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करें कटवर्म, तो जो चने का जो कटवर्म होता है ये इसका हो जाएगा। उसके बाद में आता है फली छेदक। फली छेदक की बात करें तो अब ये फली छेदक होता है, चने का फली छेदक भी होता है, अरहर की फली छेदक भी होता है। तो इनका जो नेचर ऑफ डैमेज होगा वो सबसे पहले इसके जो हमारी जो लार्वा स्टेज होगी वो क्या करेगी, अपने काटने चबाने वाले मुखांगों से कोमल पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे जैसे उसमें मोल्टिंग होती जाएगी वो फिर जो फली होगी उसके अंदर छेद करेगी। छेद करने के बाद में उसका जो अंदर का जो दाना होगा उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नेचर ऑफ डैमेज लगभग सभी का सेम होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम तंबाकू की लट की बात करें तो जो स्पोडोप्टेरा लाइटोरा इसका वैज्ञानिक नाम होगा। तो ये क्या करेगी, हमारे जो तंबाकू की जो लट है, यानी लट को क्या बोलते हैं, लार्वा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये लट होगी जो क्या करेगी, सबसे पहले पत्तियों को खाएगी और पत्तियों को चित्र बित्र कर देगी, यानी कि काट छाट कर देगी। ये हमको याद रखना है। कपास के जितने भी कीट है, जैसे हम बात करें अमेरिकन बॉलवर्म हो गया, पिंक बॉलवर्म हो गया, इसके धब्बेदार सुंडी हो गया, ये जितने भी इसके इंसेक्ट है वो सारे हमारे लेपिडोप्टेरा फैमिली से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये हमको याद रखना है। बैंगन का तना एवं फल छेदक ये हो जाएंगे। और एक हो जाएगा डायमंड बैक मोथ, जिसका प्लूटेला जाइलोस्टेला साइंटिफिक नेम है। और ये जो होता है ये हमारे फूल गोभी में इनमें नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमें याद रखना है। बात करें मौत, तो एक हो जाएगा हमारे भंडारण का कीट हो जाएगा। आलू का जो स्लब होती है, जो पोटैटो ट्यूबर मौत होती है वो भंडारण के अंदर लगती है, लेकिन यह लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर जो भंडारण के जो कीट होते हैं वो हमारे कोलियोप्टेरा फैमिली ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक याद रखना, लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है पोटैटो ट्यूबर मौत, जो हमारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और भंडारण के अंदर नुकसान पहुंचाता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। एक और याद रखना इसके अंदर पॉइंट, एक अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें, जो भी हमारे अग्रपंख होते हैं, इनके अग्रपंख
अग्र पंख किस प्रकार के होते हैं? कट्टे छट्टे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? कट्टे छट्टे अगले जो पंख होते हैं इन सभी इंसेक्ट के वो किस प्रकार के होते हैं? कट्टे छट्टे होते हैं, यानी कि इनमें कुछ जैसे मान लीजिए ये कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई भी इंसेक्ट अगर यहाँ से कोई पंख निकल रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई पंख निकल रहा है तो वो किस प्रकार के होंगे? ये अगर कोई इस प्रकार से इसके पंख निकले हुए तो ये किस प्रकार थोड़ा बहुत यहाँ से ऐसे इस प्रकार से कट्टे छट्टे होंगे, तो ये हमको याद रखना है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को एक विशेष रूप से विशेष नाम से जाना जाता है, तो वो हमें याद रखना है, और वो हो जाएगा, इसका जो नाम होगा वो होगा हमारे अगर जो पंख जो कट्टे छट्टे होते हैं उनको फ्रिंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? FRINGE, फ्रिंज के नाम से जानते हैं। तो अग्र पंखों को किस नाम से जानते हैं? फ्रिंज के नाम से जानते हैं। फ्रिंज का अर्थ होता है कट्टे छट्टे पंख होना। तो ये इनके सभी की कॉमन कैरेक्टर हो जाएंगे। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे उनका एक कैरेक्टर हो जाएगा फ्रिंज, यानी कि जिनके जो पंख होते हैं वो कट्टे छट्टे होते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कुछ इंसेक्ट को नाम नहीं लिखे, जैसे हम बात करें कांता का नहीं लिखा यहाँ पे, जो हमारा जो गेहूं का पीला तना छेदक होता है उसका नहीं लिखा, चना का जो फली छेदक होता है उसका नहीं लिखा। तो ये कुछ जो कॉमन पॉलीफेकस इंसेक्ट जो हमारे 12th की बुक में दे रखे हैं वो तो उम्मीद आपको याद भी होंगे। तो ये इसके लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर हैं इसके कॉमन कैरेक्टर होते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा ट्री के अंदर जो ऑर्डर आ रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? हमारे डिप्टेरा। अगला कौन सा होगा? अगला जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारे डिप्टेरा। कौन सा होगा साथियों? डिप्टेरा होगा, ये हमको याद रखना है। अब हम बात करें डिप्टेरा के अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो डिप्टेरा के अंदर जो पाई जाती हैं वही 4 अवस्थाएं, ठीक है ना। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 4 अवस्थाएं पाई जाती है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इसकी जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो कौन सी होगी? तो इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो हो जाएगी हमारे मैगट। कौन सी हो जाएगी? जो इसकी हानिकारक अवस्था जो होगी वो कौन सी हो जाएगी साथियों? इसकी हानिकारक अवस्था होगी वो मैगट होगी, मैगट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कायांतरण, इसमें पूर्ण कायांतरण, ठीक है ना। मुखांग की बात करें तो इसके जो अंदर मुखांग होते हैं वो कौन से होते हैं? तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग होते हैं। तो इसका भी नेचर ऑफ डे में लगभग लेपिडोप्टेरा के समान ही होंगे। उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर हमारे कौन सी आ जाएगी डिप्टेरा के अंदर? तो मक्खियाँ, ठीक है ना। ज़्यादातर इसके अंदर जो आएगी वो कौन सी आएगी? मक्खियाँ आएगी, जिसके अंदर हम बात करें हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी बेर की फल मक्खी है, आम की फल मक्खी है, अमरूद की फल मक्खी है, वो इसके अंदर आ जाएगी। तो जितने भी सारी जो भी मक्खियाँ हैं वो सब हमारे किसके अंदर आ जाएगी? ये हमारे डिप्टेरा के अंदर आ जाएगी। जैसे हम बात करें मेज और जो मक्का और जो हमारे ज्वार होती है उसकी तना मक्खी, सूट फ्लाई इसी के अंदर आ जाएगी। गन्ना की जो सूट फ्लाई वो इसी के अंदर आ जाएगी। तो ये सारे जितने भी मक्खियाँ हैं वो सभी के सभी हमारे किसके अंदर आ जाएगी? डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। और मक्खियाँ जो होती है वो नुकसान किस प्रकार का सिम्टम में पहुंचाती है? तो वो हो जाएगी, हाँ एक याद रखना टर्म, वो याद रखना आप, डेड हर्ट। डेड हर्ट लक्षण किनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो वो जनरली फ्लाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम बात करें जो भी मक्का और जो ज्वार का जो तना मक्की जो सूट फ्लाई होती है वो कौन से सिम्टम करती है? तो वो करती है डेड हर्ट करती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। एक इसके अंदर याद रखना जिसका हानिकारक जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? मैगट होती है, और इसमें टांगे नहीं पाई जाती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा और हम आगे बढ़े तो इसके जो अग्रपंख जो होते हैं मैगट का, ये जो डिप्टेरा जो ऑर्डर हैं इसमें याद रखना इसके जो अग्रपंख जो होते हैं, अग्रपंख को किस नाम से जानते हैं? तो हल्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हल्टर के नाम से जानते हैं। हल्टर का अर्थ होता है जो अग्रपंख होते हैं ये हम कह सकते हैं सपोर्टिंग विंग होते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है हल्टर को सपोर्टिंग विंग के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पॉइंट ये भी इसके अंदर लिख देना कि इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं उनके जो अग्रपंख होते हैं वो हल्टर प्रकार के होते हैं या विशेष कठोर संरचना पाई जाती है जिसे हल्टर कहते हैं, और ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये इनकी खासियत होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा डिप्टेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होता है। इसके जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे यहाँ पर मैं आपको बताते हुए एक एक करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। डेड हर्ट सिम्टम क्या होते हैं? तो जब हम प्रमुख शब्दावली पढ़ेंगे इससे रिलेटेड तो वो वहाँ पर आपके सभी के समझ में आ जाएगा कि डेड हर्ट सिम्टम क्या होता है, होपन बर्न सिम्टम क्या होते हैं, और डबल सीड फॉर्मेशन सिम्टम क्या होते हैं, फ्लेयर्ड सिम्टम क्या होते हैं, पैरासिटोइड क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम अलग सेशन में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो ऑर्डर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम चर्चा करें, अगला जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? हमारे एच से हो जाएगा यहाँ पर हेमिप्टेरा। कौन सा हो जाएगा? हेमिप्टेरा, ठीक है ना। हेमिप्टेरा के कौन कौन से पॉइंट देखने हैं? तो वही देखने हैं हमें। सबसे पहले इसकी अवस्था, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हानिकारक अवस्था कौन सी है, हानिकारक अवस्था। नंबर 3 पर चर्चा करेंगे हम इसमें कायांतरण किस प्रकार का है, कायांतरण की बात करेंगे। नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर मुखांग, मुखांग की बात करेंगे। नंबर 5 पर बात करेंगे इसके उदाहरण की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अवस्थाओं की देखें तो अवस्था इसमें कितनी अवस्था हो जाएगी? 3 अवस्थाएं पाई जाती है जीवन चक्र में। इसमें 3 अवस्था
कौन कौन सी अंडा, निम्फ और वयस्क प्यूपा इसमें अनुपस्थित होते हैं। हानिकारक अवस्था की बात करें तो इसमें जो जिसमें 3 अवस्थाएं होती है उसमें हानिकारक अवस्था कौन कौन सी होती है, निम्फ और वयस्क हानिकारक अवस्था होती है। कायांतरण की बात करें तो पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, ये हमने पहले देख चुके हैं। मुखांक की बात करें तो इसके जो मुखांक होते हैं हेमियोप्टेरा के अंदर जो पाए जाने वाले जो मुखांक होते हैं वो होते हैं पियरिंग एंड सकिंग टाइप के, शॉर्ट में इसको PNS टाइप लिखते हैं, पियरिंग एंड सकिंग टाइप के इसके अंदर मुखांक पाया जाता है। ठीक है ना, किस प्रकार के पाए जाते हैं, पियरिंग एंड सकिंग टाइप के, यानी कि चुबाने और चूसने वाले, यानी कि हम कह सकते हैं चुबाने और चूसने वाले जो मुखांक होते हैं वो हमारे हेमियोप्टेरा के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो सारे इसके अंदर कौन सा आ जाएगी, सारे रस चूसक कीट, सारे रस चूसक कीट, सारे जो हमारे सिलेबस के अंदर जो सारे रस चूसक कीट दे रखे हैं वो हमारे हेमियोप्टेरा के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम बात करें रस चूसक कीट कौन सा हो जाएगा, मोइला हो जाएगा। ठीक है ना, मोइला हमारा रस चूसक कीट होता है तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका अतिरिक्त हम बात करें जितने भी मिलीबग हैं, जितने भी कौन से मिलीबग हैं किसी भी क्रॉप के, चाहे फल वृक्ष की हो, सभी की जो मिलीबग होगी वो हमारे हेमियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आएगी। जैसे हम बात करें मिलीबग की बात करें तो ये हो जाएगी किस किस की हो जाएगी, रेड कॉटन की मिलीबग हो जाएगी, कपास की मिलीबग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें आम की मिलीबग हो जाएगी, आम के अंदर भी लगती है एक मिलीबग। नेक्स्ट बात करें एक हो जाएगा हमारे चावल की मिलीबग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम रस चूसक कीट की बात करें तो और हो जाएगा हमारे इसके अंदर ब्राउन प्लांट हॉपर, जो चावल के अंदर लगता है, ग्रीन लीफ हॉपर, यह किसके अंदर लगता है तो ये हमारे चावल के अंदर लगता है ब्राउन प्लांट हॉपर, और एक लगता है ग्रीन लीफ हॉपर, ये हमको याद रखना है। इसके अतिरिक्त और हम चर्चा करते हैं तो और इसके अंदर आ जाएगा हमारे जो इंसेक्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे इसमें, हमारे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट और आ जाएगा इसके अंदर आ जाएगा एक सिट्रस साइला। कौन सा आ जाएगा, सिट्रस साइला। ठीक है ना, ये सारे मोस्ट ऑफ जो हमारे इंसेक्ट हैं ये सारे इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, हेमियोप्टेरा के अंदर आते हैं। इनका जो नेचर ऑफ डैमेज होता है, नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो सेम होती है। अब हम इसके नुकसान की प्रकृति की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है, निम्फ होती है और वयस्क होती है। ठीक है ना, अगर इन दोनों में से पूछा जाए सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाती है तो सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाती है वो हमारे निम्फ पहुंचाती है, ये हमको याद रखना। ठीक है ना, अब सबसे पहले निम्फ क्या करेगी, जैसे ही ये अंडे देते हैं पत्तियों पर या फिर तने पर कहीं पर भी जब ये अंडे देते हैं तो वहाँ से कुछ दिनों बाद में निम्फ निकलता है। और निम्फ क्या करता है, सबसे पहले जो कोमल जो भाग होते हैं, कोमल पत्तियां हो गई, कोमल छोटी छोटी शाखाएं हो गई, तने हो गए, फूल हो गए, कोमल जो भाग होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, रस चूसने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जो पियरिंग सकिंग टाइप के जो मुखांग होते हैं उनसे क्या करते हैं, रस चूसने का काम करते हैं। और जैसे ये रस चूसते हैं तो पौधा क्या हो जाता है, पीलापन लिया पौधा, जैसे ही रस चूसते हैं पौधे से तो पौधे का जो रस होता है वो ये चूस लेते हैं और साथ में पौधा पीला पड़ जाता है। और जैसे ही पौधा पीला पड़ जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी उसका विकास धीरे धीरे कम होने लगता है। और साथ ही साथ में जो वयस्क होता है, ये वयस्क क्या करता है, जो ये तो निम्फ होती है जो तो हमारे जो कोमल भाग होते हैं उनसे रस चूसना, और जो वयस्क होता है ये हार्ड जो पार्ट होते हैं पौधे के, जैसे हम बात करें तना हो गया, मुख्य जो तना हो गया, वहाँ से रस चूसने का काम करते हैं। तो जैसे रस चूसते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने साथ साथ में एक तरल, ये जो निम्फ होता है, ये जो वयस्क होता है, ये एक तरल पदार्थ का स्त्राव करता है, एक तरल पदार्थ का स्त्राव करता है। जो वयस्क और निम्फ होते हैं ये अपने साथ में जैसे रस चूसते हैं तो वहाँ से एक तरल पदार्थ का स्त्राव करते हैं, और तरल पदार्थ का स्त्राव करने पर बाद में क्या होता है, सूख जाता है। सूखने के बाद में जहाँ पर भी ये स्त्राव छोड़ा जाता है, वहाँ से जहाँ पर ये पदार्थ छोड़ा जाता है वहाँ पर क्या होता है, एक कवक की वृद्धि हो जाती है, और उस कवक का नाम है सूटी मोल्ड कवक। सूटी मोल्ड कवक वहाँ पर उग जाती है। जैसे ही वहाँ पर सूटी मोल्ड कवक उगती है, अब ये क्या करती हैं, जो मान लीजिए पत्ती पर ये पदार्थ छोड़ा जाता है वहाँ पर सूटी मोल्ड कवक उग जाती है। अब वहाँ पर काले काले धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, जैसे काले काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होने की वजह से उनकी जो वृद्धि होती है सही तरह से नहीं हो पाती है, और पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाता है और उत्पादन में भारी कमी आती है। और इसके द्वारा जो नुकसान पहुँचाया जाता है इस पूरी प्रोसेस के द्वारा, इससे लगभग कितने 50% की कमी आ जाती है। अगर इसका ज़्यादा अटैक हो जाता है तो उसमें 50% की कमी आ जाती है। यही सारा जो सिम्टम है, यही सारा पैटर्न नुकसान पहुंचाने का जो होगा वो हमारे हेमियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं उन सभी का जो नेचर ऑफ डैमेज होगा, जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया है वही सेम तरीका रहेगा। इसके अंदर नेचर या नुकसान पहुंचाने का जो तरीका होगा वो सभी में सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको केवल इनके इंसेक्ट के नाम याद रखना, ठीक है ना। सरसों का मोइला किस प्रकार नुकसान पहुंचाएगा, सेम इसी प्रकार। मिलीबग भी इसी प्रकार नुकसान पहुंचाएगा, BPH, GLH सभी इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, किसी में कोई डिफरेंट नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन उसमें से इतना कोई चलता नहीं है। अगर एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर इंसेक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप नेचर ऑफ डैमेज इस प्रकार से लिख के आ जाना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है हेमियोप्टेरा के बारे में, जो मेन बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी। और जो हेमियोप्टेरा के बारे में एक चीज़ याद रखना, हेमियोप्टेरा के अंदर जो हमारे जो इसके अग्रपंख जो होते हैं, हेमियोप्टेरा के जो अग्रपंख होते हैं, अग्रपंख
हेमियोप्टेरा के अग्र पंख को किस नाम से जाना जाता है? तो हेमी लाइट्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? हेमी लाइट्रा के नाम से जाना जाता है, ये हमको याद करना है, ठीक है ना। तो सभी इंसेक्ट के अंदर जो अग्र पंख होते हैं, फोरविंग जो होंगे, उनको हेमी लाइट्रा के नाम से जानेंगे, ये हमको याद करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो हेमियोप्टेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा ऑर्डर आएगा वो होगा हमारे एच से होगा हेमियोप्टेरा, और इसके बाद आएगा वो होगा हमारा हाइमेनोप्टेरा। कौन सा होगा? हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर इससे जो इंसेक्ट बिलोंग करते हैं, वो मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं, वो जो अगला जो हमारा ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा इसमें एच से हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा। क्या हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसमें हम हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा के अंदर ज़्यादातर हमारे लाभदायक कीट आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी परजीवी जो होते हैं, पैरासिटोइड होते हैं, वो इसमें बिलोंग करते हैं। जैसे हम बात करें लाभदायक कीट में हमारे मधुमक्खी आ गया, वो हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करता है। जैसे हम बात करें, आपने कई बार नाम सुना होगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, टिलोनोमस स्पीसीज, या जो भी परजीवी होते हैं, पैरासिटोइड होते हैं, वो ज़्यादातर हाइमेनोप्टेरा गण से बिलोंग करते हैं, ये हमें याद रखना है। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद होता है, एक इंसेक्ट ऐसा होता है जो फसल को नुकसान पहुँचाता है, जिसका नाम है सरसों की आरा मक्खी। क्या नाम है? सरसों की आरा मक्खी इसका नाम है, और यह फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो एक ही इंसेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हमें चर्चा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा इसके अंदर जो हम बात करें हाइमेनोप्टेरा की, तो हाइमेनोप्टेरा जो हमारा ऑर्डर है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर अवस्था की बात करें तो इसके अंदर जो अवस्थाएँ पाई जाती है वो कौन सी अवस्थाएँ पाई जाती हैं? तो इसके अंदर कितनी अवस्थाएँ पाई जाती हैं? 4 अवस्था। कितनी अवस्थाएँ पाई जाती है? 4 अवस्थाएँ पाई जाती है, ये हमको याद रखना। हानिकारक अवस्था की बात करें तो इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? लार्वा होती है। कौन सी होती है? लार्वा होती है, या कैटरपिलर होती है, या फिर लट होती है। नेक्स्ट बात करें कायांतरण, तो 4 अवस्थाएं हैं, तो उससे पता चल गया होगा कौन सा कायांतरण, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। मुखांग की बात करें तो इसके अंदर मुखांग कौन से होंगे? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के अंदर इसके मुखांग पाए जाते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट कौन कौन से? 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। हानिकारक अवस्था लार्वा होगी। मुखांग की बात करें तो मुखांग हो जाएंगे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। कायांतरण कौन सा होगा? पूर्ण कायांतरण। उसके बाद हम इसका उदाहरण की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ज़्यादातर इसके अगर याद रखना है तो ज़्यादातर लाभदायक कीट, ज़्यादातर जो लाभदायक जो कीट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ना उदाहरण बताया था, एक हो जाएगा हमारा हनी बी, यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी भी इसी के अंदर आती है, ठीक है ना। मधुमक्खी इसी के अंदर आती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सारे परजीव्याप जिनका उपयोग हम जैविक नियंत्रण में करते हैं, जिसमें अंडा परजीव्याप अलग होते हैं, लार्वा परजीव्याप अलग होते हैं, प्यूपा परजीव्याप अलग होते हैं, और वयस्क के लिए अलग परजीव्याप होते हैं। तो ये ज़्यादातर लाभदायक कीट इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक अपवाद याद रखना है आपको। अपवाद कौन सा हो जाएगा? सरसों। अब उसका नाम हो जाएगा सरसों की कौन सी मक्खी? आरा। सरसों की आरा मक्खी हो जाएगी, ठीक है ना। सरसों की आरा मक्खी हो जाएगी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एथेलिया। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा। एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये जो हानि पहुंचाता है, इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है लार्वा होती है, कायांतरपूर्ण और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इसके मुखांग पाए जाते हैं, ये हमको याद रखना। अब ये नुकसान किस प्रकार से पहुंचाती है? तो इसकी जो लार्वा जो अवस्था होती है वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, फिर तने को नुकसान पहुंचाती है, और अगर इन दोनों को नुकसान पहुंचाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर तने को नुकसान पहुंचाती है तो जाइलम और जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है उसको डैमेज कर देती है और पौधा सूख जाता है, ठीक है ना। ये इसका नेचर ऑफ डैमेज होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये एथेलिया लुगेंस जो प्रोक्सिमा होती है, इसका हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सरसों की आरा मक्खी का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। इंग्लिश की बात करें तो सरसों की जो आरा मक्खी होती है इसको इंग्लिश में सो फ्लाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सो फ्लाई के नाम से जाना जाता है। और ये एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा होता है। इसका अगर हम नियंत्रण की बात करें, इसका नियंत्रण की बात करें यदि हम, तो इसके नियंत्रण में क्या हो जाएगा? तो जनरली जो सरसों होती है, मस्टर्ड जो होती है, इसके अंदर 2 प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं। एक तो लगता है मोइला लगता है, और एक लगता है सरसों की आरा मक्खी, एक लगता है पॉइंटेड बग, जो हमारे किसके अंदर आता है? वो हमारे रस चूसक कीटों के अंदर आता है, ठीक है ना। तो 3 इंसेक्ट लगते हैं सरसों के अंदर, मोइला, सरसों का मोइला, सरसों का आरा मक्खी, और एक होता है सरसों की पॉइंटेड बग, जिसको हम पॉइंटेड बग के नाम से जानते हैं। इनका नियंत्रण की बात करें तो अगर हम सरसों की अगर अगेती बुआई करते हैं, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर अगेती बुआई करते हैं तो हमें सुरक्षा हो जाती है। किसकी सुरक्षा होती है? हमारे जो मोइला होता है उसके अटैक अगति जो सरसों की बुआई की जाती है उस पर थोड़ा कम होता है। अगर हम लेट सोविंग करते हैं तो लेट सोविंग करने पर हम किससे बच जाते हैं? जो सरसों की जो आरा मक्खी होती है इससे बच जाते हैं। जैसे हम बात करें, अगर सरसों की हमने क्या किया? अगेती बुआई की। सरसों की अगेती बुआई करने पर, सरसों की हमने अगेती बुआई की तो इसमें जो मोइला होगा, मोइला का प्रकोप कम होगा। सरसों की अगेती बुआई करने पर मोइले का प्रकोप कम होगा। और जो हमारी आरा मक्खी है,
आरा मक्खी का जो प्रकोप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें उल्टा होता है, अगेती बुआई करेंगे तो मोइल्ला का प्रकोप तो कम हो जाएगा, लेकिन आरा मक्खी का प्रकोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसी का उल्टा करें, पछेती बुआई या हम कह सकते हैं लेट सोविंग करते हैं हम, तो लेट सोविंग की बात करें तो इसमें लेट सोविंग में क्या हो जाएगा, मोइल्ला का अटैक तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो आरा मक्खी जो है, आरा मक्खी जो है इसका प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी। अगेती बुआई करेंगे तो मोइल्ला का प्रकोप कम होता है, आरा मक्खी का बढ़ जाता है। अगर लेट सोविंग करेंगे तो मोइल्ला का प्रकोप बढ़ जाता है और आरा मक्खी का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका कंट्रोल करने का उपाय है। तो हम सरसों के अगर आरा मक्खी का नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही है तो हम क्या करते हैं, अगले सीजन में उसकी लेट सोविंग करते हैं, तो हमारा जो आरा मक्खी होती है वो थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है। इसका जो मेजर जो कंट्रोल होता है वो इसी प्रकार से करते हैं। और ये एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है, जो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, अपवाद वाली जो चीज़ें होती है वही एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया है कि सरसों की आरा मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये नुकसान कब पहुंचाती है, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। या फिर नुकसान कब ज़्यादा होगा, तो जब हम पछेती बुआई करते हैं तो उस समय तो आरा मक्खी का प्रकोप कम होगा, लेकिन अगेती बुआई पर इसका नुकसान ज़्यादा होगा। इसी प्रकार हम कुछ अपवाद की और बात करें तो जैसे हम बात करें पोटैटो ट्यूबर जो मौत होता है वो भंडारण और खेत में और भंडारण में नुकसान पहुँचाता है, लेकिन ज़्यादातर जो भंडारण के जो कीट होते हैं वो हमारे कोलियोप्टेरा के अंदर आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, दलहन की ब्रंग हो गई, खपरा बीटल हो गया, लेज़र फ्रूट बोरर हो गया, लेज़र जो ये इंसेक्ट होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे भंडारण के कीट होते हैं। लेकिन जो जो पोटैटो ट्यूबर जो मौत होता है वो लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है और वह भंडारण के अंदर आलू की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसी प्रकार से ज़्यादातर जो स्टेम बोरर जो होते हैं वो हमारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आम का जो तना छेदक जो कीट होता है वो हमारे कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको 3 अपवाद के नाम बताए। एक तो हो जाएगा सरसों की आरा मक्खी, एक हो जाएगा आम का तना छेदक, और एक हो जाएगा हमारे आलू का जो स्लब होती हैं वो भंडारण में वो खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों अलग अलग फैमिली से अलग अलग ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ हमारा हाइमेनोप्टेरा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कोलियोप्टेरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कोलियोप्टेरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह वैज्ञानिक नाम जो मैंने बताया, ये वैज्ञानिक नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, सी से हो जाएगा कोलियोप्टेरा। सी से क्या हो जाएगा, कोलियोप्टेरा। इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कोलियोप्टेरा के अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। 4 अवस्थाएं पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करें हम हानि की बात करें तो हानिकारक जो इसकी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, भ्रंग प्लस वयस्क होता है। ठीक है ना। भ्रंग प्लस वयस्क होता है, यानी कि इसमें जो लार्वा जो अवस्था होती है वो इसमें भ्रंग के नाम से जानी जाती है। कायांतरण की बात करें तो पूर्ण कायांतरण होता है इसके अंदर, ये हमें पता है पहले से। मुखांगों की बात करें तो जो कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसके अंदर जो मुखांग होता है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। नेक्स्ट बात करें इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यही हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो सारे बीटल व विविल, सारे बीटल व विविल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे हम बात करें बीटल की बात करें तो एक तो हो जाएगा खपरा बीटल हो जाएगा। ठीक है ना। खपरा बीटल हो जाएगा। एक हो जाएगा इसमें सफ़ेद लट हो जाएगा। ठीक है ना, सफ़ेद लट हो जाएगा। एक हो जाएगा इसके अंदर गर्डल बीटल हो जाएगा, सोयाबीन की गर्डल बीटल हो जाएगा। एक बात करें हम रेड पम्पकिन बीटल, यानी कि जो कद्दू की बीटल हो जाएगा। एक हो जाएगा कपड़ा बीटल, सफ़ेद लट हो जाएगा, गर्डल बीटल हो जाएगा, कद्दू की बीटल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें विविल की बात करें आप तो एक हो जाएगा इसके अंदर विविल में याद रखना राइस विविल। कौन सा हो जाएगा, राइस विविल। ठीक है ना। ये सभी हमारे सिलेबस में दे रखा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें एक हो जाएगा हमारे पल्स बीटल हो जाएगा, यानी कि दलहनों की भ्रंग हो जाएगी। तो ये कई सारे बीटल होते हैं जो भंडारण के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमको याद रखना है। इसके अतिरिक्त और ये जो एग्जाम्पल शेष बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं इसके अंदर कोलियोप्टेरा की बात करें तो इसके अंदर और जो शेष बचे हुए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर हो गया सफ़ेद लट हो गया, राइस विविल हो गया। एक हो जाएगा रेड फ्लोर बीटल। कौन सा हो जाएगा, रेड फ्लोर बीटल। रेड फ्लोर बीटल की खासियत की बात करें तो ये भंडारण का कीट होता है और ये जो कटे छटे जो टुकड़े होते हैं दाने के केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है, ये होता है रेड फ्लोर बीटल। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े और कौन सा हो जाएगा, तो और हो जाएगा इसके अंदर पल्स बीटल हो गया, रेड पम्पकिन बीटल हो गया, राइस हिस्पा। एक हो जाएगा राइस हिस्पा। और मैंने एक आपको अपवाद के रूप में बताया था, अपवाद मैंगो स्टेम
बोरर, ठीक है ना। मैंगो स्टेम बोरर यानी कि आम का तना छेदक, आम का जो तना छेदक होता है ये होता तो क्या तने को नुकसान पहुंचाता है स्टेम बोरर, लेकिन बिलोंग किससे करता है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। अब इनका नेचर ऑफ जो डैमेज होता है वो लगभग सभी में सेम होता है, सब भ्रंग और इसमें वयस्क दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो जो भंडारण के जो कीट होते हैं उनमें तो किसमें पूरी जो लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है वो किसके अंदर, जो ग्रेन होता है दाना होता है उसी के अंदर कंप्लीट होती है, उसकी बाह्य त्वचा पर हो सकती है या उसके आंतरिक भाग पर हो सकती है। लेकिन हम बात करें एक तो सफ़ेद लट हो जाएगी, इसके जो लाइफ साइकिल होती है वो सोइल में कंप्लीट होती है, ये हमको याद रखना है। और जो स्टेम बोरर होता है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो तना और जो भूमि का जो तना होता है उसका आसपास इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। कोलियोप्टेरा के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अंदर लगभग 8 से 10 इंसेक्ट दे रखे हैं, सारे मैंने यहाँ पर लगभग जो मोस्ट है वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए। अब इसके मुकाम बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, तो इसके आधार पर आप पूरा आइडिया लगा सकते हो ये किस प्रकार से नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के बारे में चर्चा करते हैं। अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो सिलेबस के अंदर जो मेन जो 72 इंसेक्ट दे रखे हैं वो ज़्यादातर लेपिडोप्टेरा 20 इंसेक्ट बिलोंग करते हैं। एक आता है हमारे कोलियोप्टेरा 10 इंसेक्ट, हेमियोप्टेरा जिसके अंदर लगभग वही 10 से 12 इंसेक्ट, और एक होता है डिप्टेरा। डिप्टेरा से भी लगभग 10 से 12 इंसेक्ट बिलोंग करते हैं। तो ये सारे हमारे इंसेक्ट लगभग जो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अंदर केवल एक एक दो दो इंसेक्ट आते हैं, तो उनको हम फटाफट से देख लेते हैं वरना सेशन और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक याद रखना, जो कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का जो अग्रपंख होते हैं, कोलियोप्टेरा जो पंख होते हैं वो के अग्रपंख जो होते हैं उनको हम इलाइट्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इलाइट्रा के नाम से जानते हैं। तो ये जो इलाइट्रा जो होता है ये क्या होता है, तो अग्रपंख कठोर होते हैं जिसको हम इलाइट्रा के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें ऑर्थोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसके अंदर उसको अग्रपंख को हम टेगमिना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, सारे इंसेक्ट के अंदर आप जो अगर कॉमन कैरेक्टर आते हैं तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि अग्रपंखों को इसमें इलाइट्रा के नाम से जाना जाता है। तो अगर ऐसे कुछ एक दो चीज़ आप वहाँ पर लिखा होगे तो हो सकता है आपने कुछ चीज़ें रिपीटेड भी लिखी होगी, तो उसमें से आपको अगर ये स्पेसिफिक चीज़ अगर एग्जामिनर को मिल जाती है तो वो हमको अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अग्रपंख इलाइट्रा के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा ऑर्डर होगा वो होगा इसमें वो से हो जाएगा ऑर्थोप्टेरा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा की बात करें तो इसमें जो अवस्था होती है कितनी होती है, 3 अवस्था। कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। हानिकारक अवस्था हो जाएगी निम्प प्लस वयस्क, और कायांतरण की बात करें तो अपूर्ण कायांतरण। यह हम सभी जब स्टार्टिंग किया था तभी हमने ये सारे कैरेक्टर देखे थे। नेक्स्ट बात करें मुखांगों की बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्थोप्टेरा होता है इसके अंदर मुखांग किस प्रकार के होते हैं, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग होते हैं, ये हमको याद है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें उदाहरण की, तो इसके अंदर उदाहरण हो जाएगा हमारे ऑर्थोप्टेरा के अंदर ग्रास होपर और टिड्डी, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, ग्रास होपर और टिड्डी, ये हमको याद रखना। और टिड्डी मोस्ट ऑफ आप अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब ये नुकसान किस प्रकार से पहुंचाती है, तो हानिकारक अवस्था नीम और वयस्क होती है जो सबसे पहले कोमल भागों को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में पूरे जो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नेचर ऑफ डैमेज होती है, जो भी हरा भाग होता है उसको ये खाकर नष्ट कर देती हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। किसी को भी नहीं छोड़ती है, केवल जड़ों के अलावा जो भी हरा भाग है उसको सभी को नुकसान पहुंचा देती है, चाहे वो फसलें हो, हमारी फल वृक्ष हो, चाहे हमारे कोई भी घासें हो, किसी भी प्रकार के घासें हो, वो उन सभी को ये खत्म कर देती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। और इसके जो अग्रपंख जो होते हैं, अग्रपंख जो होते हैं इनको हम टेगमिना के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना। किस नाम से जानते हैं, टेगमिना के नाम से जानते हैं। कोलियोप्टेरा में इलाइट्रा के नाम से जानते हैं। ये जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई वो आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसके मेन बातें हैं ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगला जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा हमारे कौन सा, टी से हो जाएगा थाइसेनोप्टेरा। कौन सा हो जाएगा, थाइसेनोप्टेरा हो जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अवस्था की बात करें तो इसमें कितनी अवस्थाएं होगी, 3 अवस्थाएं होगी। कितनी अवस्थाएं होगी, 3 अवस्थाएं होगी। हानिकारक अवस्था की बात करें तो वही हानिकारक अवस्था हो जाएगी निम्ब प्लस वयस्क। निम्ब प्लस वयस्क हो जाएगा। कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम रिपीटेड है। मुखांगों की बात करें तो इसके जो मुखांग होते हैं उसके देख लेते हैं हम। थाइसेनोप्टेरा के अंदर जो मुखांग होते हैं, मुखांग इसके अंदर सकिंग टाइप के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं। और इसके अंदर कौन आते हैं, तो इसके अंदर थ्रिप्स आते हैं। कौन आते हैं, थ्रिप्स आते हैं, ये हमें याद रखना। अब जो थ्रिप्स जो होती हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इसके नाम के आधार पर इसको मिर्च की थ्रिप्स के नाम से जाना जाता है, ओनियन और गार्लिक की थ्रिप्स। तो ये केवल आप कॉमन नाम थ्रिप्स याद रखना। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है थ्रिप्स टेबेसाई होता है, ये इतना आपको याद रखना है। नेचर ऑफ डैमेज, हानिकारक अवस्था नीम वो वयस्क होती है, तो नेचर ऑफ जो डैमेज होता है वो लगभग नीम को पहले नुकसान पहुंचाती है और वयस्क बाद में नुकसान पहुंचाती है। वही कोमल भागों को नुकसान पहुंचाती है, तने को नुकसान पहुंचाती है, और धीरे धीरे पौधे की वृद्धि कमजोर हो जाती है। और कमजोर हो जाती है तो हम आर्थिक नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ में ये कुछ
रोगों के ये क्या होते हैं, वाहक भी होते हैं। जो थ्रिप्स होते हैं कुछ डिजीज़ के वेक्टर भी होते हैं, तो ये एक हमारे दूसरा भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है, रोगों का स्थानांतरण करती है, तो उसका भी रोग अगर लग जाता है तो उससे और ज़्यादा हमें इकोनॉमिकल नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी के साथ में थायसिनोप्टेरा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम आइसोप्टेरा के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आइसोप्टेरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ठीक है ना। आइसोप्टेरा की बात करें तो आइसोप्टेरा की बात करें तो 3 अवस्थाएं होगी जीवन चक्र में। हानिकारक अवस्था की बात करें तो निम्प प्लस वयस्क। कायांतरण की बात करें तो अपूर्ण कायांतरण। और मुखांगों की बात करें तो इसके अंदर जो मुखांग होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। और उदाहरण की बात करें तो दीमक, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, दीमक हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। दीमक की बात करें तो ये क्या करता है, जो सेल्यूलोज, जहाँ पर जो सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर यह नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। तो जनरली रूट के अंदर जो प्राथमिक रूट जो सिस्टम होता है, प्राथमिक जो जड़ होती है उसको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जो सेकेंडरी और टर्सरी जो रूट सिस्टम होता है उसको सपेलर ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जहाँ सेल्यूलोज होगा वहाँ यह हमको मिल जाएगा। जैसे हम बात कर घरों में भी जहाँ सेल्यूलोज होता है, जो हमारे दरवाजे होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं, जो सोफे पलंग होते हैं जो अगर सेल्यूलोज के ज़्यादा बने हुए होते हैं तो वो उनको जाकर नुकसान पहुँचाते हैं, ये हमें याद रखना है। और सेल्यूलोज क्या आता है, ये कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला एक अवयव होता है जो कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। तो ये इसका नेचर ऑफ डैमेज होता है। हानिकारक अवस्था निम्प और वयस्क होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और अपूर्ण कायांतरण बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। अगला अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्डर होगा वो कौन सा हो जाएगा, न्यूरोप्टेरा ऑर्डर। न्यूरोप्टेरा की बात करें तो न्यूरोप्टेरा के अंदर इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर केवल एक ही याद रखना आप, इसके अंदर ज़्यादातर क्या आता है, परभक्षी कीट आता है। जैसे हम बात करें कोक्सिनिया स्पीसीज हो गया, क्राइसोपरला कार्निया हो गया, ये जो जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं जो जैविक नियंत्रण में हम परभक्षी के रूप में काम में लेते हैं वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, न्यूरोप्टेरा ऑर्डर का अंदर आते हैं। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ में हमारे जो 72 कीट है उनमें से लगभग हमने जो 50 से 60 इंसेक्ट हैं वो हमने देख लिया कि कौन किसके अंदर आता है, उसका नेचर ऑफ डैमेज क्या हो सकता है और उनके जो मेन जो पॉइंट थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर यही बातें जो मैंने यहाँ पर आज आपको बताई, अगर ये सारी बातें आपको पता रहेगी तो आप एग्जाम में यकीन मान के चलिए आप दूसरों के बजाय तो आप बेहतर करके आओगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम जो स्टोरेज जो पेस्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके क्या क्या सिद्धांत हैं, इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्योंकि स्टोरेज पेस्ट 1 या 2 प्रश्न बनते हैं और अगर हम इन सभी इंसेक्ट को एक साथ पढ़ने लगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम केवल एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं स्टोरेज पेस्ट, जिसमें से एक ना एक प्रश्न 10 नंबर में आता है, साथ साथ में न्यू टाइप के अंदर भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे स्टोरेज पेस्ट के साथ में। अगर आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं स्टोरेज पेस्ट में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गणतंत्र दिवस